प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग भूकंप के बारे में इस प्रस्तुति के द्वारा चर्चा करेंगे और पता करेंगे कि भूकंप क्या है, क्यों आता है, भारतीय उपमहाद्वीप में भूकंप का क्या है और क्यों आता है। एक इस चित्र के माध्यम से हम आपको दर्शाना चाहते हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की जो सतह है, हम लोग तो सरफेस पे रहते हैं, ये कई लेयर्स में नीचे बटी हुई है। सबसे ऊपरी लेयर को हम लोग क्रस्ट बोलते हैं और ये जो क्रस्ट है वो नीचे इसके मेंटल के ऊपर गतिशील है। इसमें कुछ गति, हालांकि हम लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन ये हमेशा एक गति में रहता है। इस गति के कारण अलग अलग जो प्लेट्स हैं वो आपस में टकराती हैं, आपस में स्लाइड करती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर एक दबाव उत्पन्न होता है। और जब यह दबाव पृथ्वी के आंतरिक संरचना के दबाव से ज़्यादा हो जाता है तो वो टूट जाता है, और जब टूटता है तो वहाँ पर भूकंप आता है। आप इस चित्र में देख रहे हैं, जो फोकस है वो भूकंप का केंद्र बिंदु है, और भूकंप आने के बाद तरह तरह की तरंगें जो हैं वहाँ से निकलती हैं, जो कि सतह पर आकर हमको एहसास कराती हैं। और इन तरंगों में कई तरह के तरंग होते हैं, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और सरफेस वेव। आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा क्षति जो होती है वो सरफेस वेव आने पे ही होती है, जो कि जिसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, और चाहे वो घरों का गिरना हो या जान माल की नुकसान हो, वो सरफेस वेव ही ज़्यादा जिम्मेदार है। अब आपको बताऊं कि ये क्यों गतिशील है। ये आप देख रहे हैं आज की स्थिति में भारत का ग्लोब, पृथ्वी जो जिसको हम लोग स्पिनिंग ग्लोब कहते हैं, इसमें भारत की दशा, अफ्रीका, अमेरिका, सब की जो वर्तमान स्थिति है उसको दिखाया जा रहा है। लेकिन ये स्थिति तकरीबन 2000 लाख वर्ष पहले ऐसी नहीं थी। ये सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जैसे कि पज़ल होता है उस तरह से जुड़े हुए थे। और इस पज़ल या इस जुड़ाव को हम लोग पैंजिया बोलते हैं। इसके ऊपर काफ़ी शोध हुआ। शोध के बाद ये पता चला कि ये पैंजिया से जो है, जो हम बताए गति के कारण, ये कॉन्टिनेंट धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, अपने अलग अलग दिशाओं में जाने लगे। बाद में शोध से पता चला कि जब उनको उनके डायमेंशन को फिट किया गया तो पता चला कि ये चट्टानें जो एक दूसरे के जैसी मिलती जुलती हैं, कुछ जीवांश जो अफ्रीका में पाई जाती थी वही साउथ अमेरिका में भी पाई जाती थी। तो इस तरह से कई चीज़ों को मिलाया गया तो पता चला कि ये जो है 2000 लाख वर्ष पहले सारे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और उसके बाद ये आगे बढ़ते हुए गतिशील हैं। इसको हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स भी कहते हैं। आपको एक और चित्र के माध्यम से हम दिखाएंगे कि कैसे ये पैंजिया से निकल करके ये सारे कॉन्टिनेंट्स अपनी वर्तमान स्थिति में आया। देख रहे हैं कैसे भारत पैंजिया से निकला और गतिशील होते हुए आकर के आज यूरेशियन प्लेट में टकरा गया, जहाँ पे वर्तमान स्थिति है। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है? ये बेसिकली जो ऊपर की सतह है, जैसा मैंने बताया, ये करीब करीब 12 प्रमुख प्लेटों में विभाजित है, जो विभिन्न दिशाओं में गतिशील हैं। और इस गति के कारण ये प्लेट आपस में टकराती हैं या विपरीत दिशा में जाती हैं या रगड़ खाती हैं। हर एक प्रकार की यह गति पृथ्वी में विशिष्ट संरचनाएं बनाती हैं, जिसे टेक्टोनिक संरचना कहते हैं। अब ये थोड़ी सी हम पृथ्वी के अंदर की संरचना के बारे में ध्यान दें। हमने बताया कि पृथ्वी के अंदर अलग अलग डेप्थ पे ये लेयर या उनकी परत हैं। सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट बोलते हैं, जिसमें कि 2 भाग हैं। क्रस्ट, उसमें आउटर क्रस्ट या इनर क्रस्ट भी बोलते हैं। उसके नीचे मेंटल है। मेंटल भी अपर क्रस्ट या अपर मेंटल या लोअर मेंटल कहा जाता है। और उसके नीचे कोर है, जो कि हम आउटर कोर या इनर कोर भी कहते हैं। और इसकी जो रेडियस है वो लगभग 6370 या 80 किलोमीटर के आसपास माना जाता है। तो जब ये प्लेट जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं या एक दूसरे के करीब आती हैं या एक दूसरे से स्लाइड करती हैं, तो ये 3 तरह की परिस्थितियाँ होती हैं जो कि भूकंप आने की वजह है। जैसे कि डाइवर्जेंट बाउंड्री, जो कि एक दूसरे के विपरीत जाती है। कन्वर्जेंट बाउंड्री मतलब एक दूसरे के
अपोजिट डायरेक्शन में कोलाइड करती हैं, या ट्रांसफॉर्म बॉन्ड जो कोई एक दूसरे के साथ स्लाइड करती हैं। तो इन्हें इन जो ये आप लाइन देख रहे हैं, जहाँ के जिसके अलॉन्ग ये बाउंड्रीज़ जो हैं, प्लेट बाउंड्रीज़ मूव कर रही हैं, उसको हम लोग फॉल्ट बोलते हैं। और उसी फॉल्ट के उस पर जो है ज़्यादातर भूकंप आते हैं। अगर ये पूरे विश्व की बात करें तो ये अलग अलग जो हमने कहा 12 प्लेट हैं अभी जो गतिशील हैं, और ये जो रेड एरो आप देख रहे हैं ये उनकी गति की दिशा बता रहा है। तो आप इसको देख के समझ सकते हैं कि कहाँ पे ये एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, कहाँ एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं और कहाँ एक दूसरे से स्लाइड कर रहे हैं। हाँ, इस तरह से आप देखेंगे अगर इंडियन प्लेट जो कि एक यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड कर रही है। उसी तरह आप देखेंगे कि जो अमेरिकन प्लेट हैं वहाँ पे ये स्लाइड कर रही हैं। ठीक है, ऐसे ही पैसिफिक प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट, कैरेबियन प्लेट, ये सारी जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोई न कोई किसी न किसी दिशा में गतिशील हैं। और अगला चित्र जब आप देखेंगे तो आपको और कंफर्म हो जाए कि ये क्यों ऐसा है। देखें आप, प्लेट बाउंड्रीज आपको याद होगा कैसी थी, और ये जो लाल कलर के जो आप बिंदु देख रहे हैं वो बेसिकली भूकंप की स्थिति है। अभी तक जितने भी भूकंप आए हैं, कहाँ पे आए हैं, उनको अगर हमने प्लॉट किया जाए तो आप देखेंगे कि बिल्कुल वो प्लेट की जो बाउंड्रीज़ हैं उसी के अलॉन्ग ये बिंदु हैं। इसका अर्थ ये होता है कि भूकंप अधिकांशतः मतलब 90% से ज़्यादा भूकंप टेक्टोनिक होते हैं, और जो कि इन प्लेट बाउंड्रीज़ के ऊपर ही आते हैं। ये एक छोटी सी चित्र जो है ये इंडियन प्लेट के बारे में हमने अभी सब सारे प्लेट के बारे में बात की। आप देखें कि इंडियन प्लेट जो है वो किस तरह से गतिशील होते हुए लगभग 71 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर के आज तक की स्थिति इसमें दर्शाया गया है। तो आज जो देख रहे हैं भारत या पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वो आज की स्थिति और 71 मिलियन साल पहले की स्थिति, और कैसे आते आते आकर के वो यूरेशियन प्लेट में टकराई। और आज जो प्लेट बाउंड्री है उसको हम हिमालय बोलते हैं, और हिमालय जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी में मानी जाती है, क्योंकि जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के अंदर जो है वो जा रही है, और इसकी वजह से जो वहाँ की संरचना है वो टूटती है, भूकंप आते हैं और वो धीरे धीरे अपलिफ्ट होते हुए ऊपर की तरफ आ रही है, जिसे ये पूरा जो हिमालयन माउंटेन बेल्ट जो तैयार हुआ वो इसी प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट की वजह से हुआ। तो ये फॉल्ट के बारे में हमने बात की थी, ये किस तरह के होते हैं। तो अलग अलग जो मैंने बताया कि अलग दिशा में अलग अलग तरह के जो गति हैं वो निर्धारित करती हैं। तो जब राइट में वो स्लाइड करते हैं तो उसको राइट लेटरल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट बोलते हैं, जब लेफ्ट में करते हैं तो उसको लेफ्ट लेटरल बोलते हैं। इसी तरह से अगर जो ब्लॉक नीचे की तरफ गिर जाता है तो उसको नॉर्मल फॉल्ट बोलते हैं, जब ऊपर की तरफ जाता है तो उसको रिवर्स फॉल्ट बोलते हैं। और कुछ फॉल्ट ऐसे होते हैं जिनकी की स्थिति सतह पर दिखाई नहीं देती है, उसे हम ब्लाइंड फॉल्ट बोलते हैं। बच्चों ये आप देखेंगे कि यह हम लोग के भारतीय उपमहाद्वीप की तस्वीर है। आप जितने भी इसमें अलग अलग रंगों के छोटे छोटे सर्किल देख रहे हैं, ये बेसिकली अब तक के 200 वर्षों के अंदर जो भूकंप आए हैं उनको दर्शाया गया है। और ये देखें उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग 4.1 से लेकर के 8.7 तक मैग्नीट्यूड जो है इसमें दर्शाया गया है। और ये जो बड़े वाले लाल रंग के बिंदु हैं उनको अगर आप देखेंगे तो आप ध्यान करें तो ये बिल्कुल आपके प्लेट बाउंड्रीज़ के ऊपर ही आते हैं। आप देखेंगे कि ये हिमालय प्लेट बाउंड्री है, फिर ये नीचे जो है इंडो बर्मीज़ आर्क में जा रहे हैं। ये सारे बड़े भूकंप ज़्यादातर इसी प्लेट बाउंड्रीज़ पर आए हैं। हालांकि ये कच्छ में भी एक भूकंप आया है जो कि एक साइस्मोजेनिक जोन माना जाता है। और अगर आप देखें तो कच्छ में ये 1819 में भूकंप आया था, उसके बाद 1897 में शिलांग में, फिर 1905 में कांगड़ा में, और 1934 में बिहार में, और 1950 में असम में ये भूकंप आया। तो ये सारे भूकंप जो हैं प्लेट बाउंड्रीज पे ही आए हैं। फिर अभी लेटेस्ट देखा जाए पिछले 2 दशकों में तो भुज अर्थक्वेक 2001 में आया। आपको याद होगा, अगर पता नहीं आप लोग उस वक्त
पैदा हुए थे या नहीं, लेकिन सुमात्रा में 2004 में भूकंप आया जो कि बहुत ही डिवास्टेटिंग था। उससे सुनामी भी आई। उसके बाद 2005 में पाकिस्तान में भूकंप आया जिसका भी बहुत असर हिंदुस्तान में भी देखने को मिला। और नेपाल में फिर से 2015 में एक बड़ा भूकंप आया था। अगर आप इस लाइन को देखें जो कि हमने बताया कि टेक्टोनिक बाउंड्री है, 2005 का अर्थक्वेक हो या 1905 का हो या 1934 का हो, ये बीच में एक जो है गैप दिख रहा है जो हम लोग क्वेश्चन मार्क किए हैं। इसका अर्थात मतलब ये है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा भूकंप अभी तक नहीं आया है। हो सकता है आया हो, मतलब हज़ारों साल पहले आया हो, या लेकिन जो रिकॉर्डेड भूकंप हैं उनमें कोई अभी नहीं है। तो इससे एक शोध का विषय है। लोगों ने अनुमान लगाया है कि यहाँ पे हो सकता है भविष्य में कोई बड़ा भूकंप आए, और अगर वो बड़ा भूकंप आता है तो हमारी राजधानी दिल्ली जो है वो हम वहाँ से बहुत दूर नहीं है। तो एक ये कंसर्न है कि अगर भूकंप सेंट्रल हिमालय में आता है तो इंडो गंगेटिक प्लेन और दिल्ली में इसका असर जो है वो ज़्यादा हो सकता है। हम कह सकते हैं, क्या हम भूकंप की भविष्यवाणी कर सकते हैं? तो अभी तक तो ये संभव नहीं है। बहुत शोध इस पे हो रहे हैं क्योंकि भूकंप की भविष्यवाणी के लिए 3 पैरामीटर ज़रूरी हैं। कहाँ आएगा, कब आएगा और कितना बड़ा आएगा। तो कहाँ आएगा ये तो आपने देख लिया, करीब करीब जो प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्रीज़ हैं वो सभी प्रोन हैं, वहाँ पे अर्थक्वेक आने की संभावना है। लेकिन कब आएगा और कितना बड़ा आएगा, इसमें मैग्नीट्यूड भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर छोटे मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक तो आते रहते हैं, वो हमको असर भी नहीं होते हैं, हम महसूस भी नहीं करते हैं। लेकिन अगर 5 या उसके ऊपर का अर्थक्वेक आता है तभी हमको एहसास होता है, उससे क्षति भी होती है। तो ये बताना कि कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा ये भी अभी तक संभव नहीं है, और किस पर्टिकुलर जगह पे आएगा वो भी अभी बताना मुश्किल है। इसीलिए अभी तक भविष्यवाणी संभव नहीं है। क्या हम भूकंप का वर्गीकरण कर सकते हैं? हाँ, ये तो हम कर सकते हैं क्योंकि हमने आपको दिखाया कि हमको मालूम है कि कहाँ कहाँ भूकंप आते हैं, तो उसका एक हम जोनिंग कर सकते हैं। क्या हम भूकंप के खतरे का आकलन कर सकते हैं? ये भी हम कर सकते हैं क्योंकि अभी विज्ञान इतनी आगे तरक्की कर लिया है कि हमको मालूम है कि भूकंप कहाँ आएगा और किस संरचना से पास होते हुए कहाँ पे उसका रिकॉर्ड होगा। उसको हम लोग आजकल आकलन करते हैं मॉडलिंग के द्वारा। तो मॉडलिंग करके हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे अगर भूकंप आएगा तो वहाँ से 200 किलोमीटर दूर या 100 किलोमीटर दूर उसका क्या आकलन होगा। तो ये संभव है और हम लोग करते हैं, और हमारे यहाँ हमारे इंस्टीट्यूट में भी हम लोगों ने इस काम को किया है। क्या हम भूकंप के जोखिम को कम कर सकते हैं? अगर हमें मालूम हो जाए कि हाँ भूकंप का खतरा कितना है, आकलन कर लें, तो उसी हिसाब से अपना हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। ऐसी बिल्डिंग बनाएं जिससे कि ये उसके जोखिम को कम कर सकते हैं। तो हाँ, ये भी संभव है। हम इसको रिस्क असेसमेंट बोलते हैं। अगर रिस्क असेस हो जाए तो उसको कम किया जा सकता है। तो ये भूकंप का जोखिम जो है बेसिकली वो ज़मीन के अंदर जो गति है या जिसको हम लोग ग्राउंड मोशन बोलते हैं, और कैसा वहाँ का मिट्टी है, कैसा अगर बहुत सॉफ्ट सॉइल है तो उसके में भी उसका असर ज़्यादा होता है, और लिक्विफेक्शन हो सकता है। तो ये सब का आकलन करके उसको हम मानचित्र में शो करके बता सकते हैं कि ये जोखिम क्या है, उसका मूल्यांकन। भारत की बात करें तो भारत में जो है BIS आपको मालूम होगा, भारतीय मानक ब्यूरो, ये भूकंप की जोनिंग का नक्शे और कोड प्रकाशित करते हैं, और ये करीब करीब बहुत सालों से हो रहा है। 1962 से ये कार्य शुरू हुआ था, जिसमें कि अलग अलग वक्त पे इसको रिवाइज किया गया। 1962 में 6 जोन का था, फिर ये 7 जोन का हुआ, फिर 5 जोन जो है 1970 से 1984 में हुआ। तो आज की स्थिति में ये सिर्फ 4 जोन में है। पहले 2002 यानी कि जो भूकंप भुज में आया था उसके पहले जो मानचित्र था वर्गीकरण का, उसमें 5 जोन निर्धारित किए गए थे, जो कि रिवाइज किया गया। रिवाइज करके जोन 1 को जो है वो जोन 2 में मर्ज कर दिया गया। तो अभी जो हमारा वर्तमान या नवीनतम कह सकते हैं जो वर्गीकरण चित्र है भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा, उसमें 4 जोन हैं, 2, 3, 4, 5। और ये जो लाल कलर के जोन देख रहे हैं आप, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक जोन है जहाँ पे भूकंप आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो अब हम इसके आकलन की बात करें तो आकलन के लिए हमने आपको बताया कि हम लोग उसको अगर मान लें कि कहाँ पे भूकंप आने वाला है तो उसकी स्थिति क्या होगी। तो
उसको आकलन करने के लिए दो तरह के शोध किए जाते हैं, एक प्रोबेबिलिस्टिक है, दूसरा डिटर्मिनिस्टिक है। प्रोबेबिलिस्टिक में हम वक्त का भी ध्यान रखते हैं कि कितने वर्षों के बाद अगर भूकंप आता है तो उस वहाँ पे जो ग्राउंड मोशन है उसकी संभावना कितनी अधिक है, तो ये एक बता सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि इंजीनियर्स के लिए अगर उनका स्ट्रक्चर जो है वो 50 सालों के लिए है, 100 सालों के लिए, उस हिसाब से वो बना सकते हैं कि हमारा जो है बिल्डिंग जो है उसको अगर कोई भूकंप आए तो उसको बर्दाश्त कर सके। डिटर्मिनिस्टिक में क्या करते हैं कि अभी तक जितने भी भूकंप आए हैं उन सब को मान करके चलते हैं और ये देखते हैं कि अगर वो फिर से दोबारा कभी आएँ तो हमारा जो मैक्सिमम अधिकतम जो गति है ग्राउंड की वो क्या हो सकती है। तो उससे ये पता चल सकता है कि हमारा जो है ये मैक्सिमम क्षति होने की संभावना है, और वो डिटर्मिनिस्टिक हज़ार्ड या डिटर्मिनिस्टिक आकलन के ज़रिए हम बताते हैं। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे करके ये प्रस्तुति समाप्त करूँगा, क्योंकि जो हम लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट में कार्य किए हैं तो वो मैं उसका एक नक्शा आपको दिखाना चाहता हूँ। हम लोग भी मॉडलिंग और सिमुलेशन के द्वारा ये बताते हैं, आकलन करते हैं कि भूकंप का कितना खतरा है, और ये कार्य हम लोगों ने भारत के लिए किया है, पूरे नेशनल स्केल पर किया है। तो उसके लिए जो हमें इनपुट मॉडल्स चाहिए वो हम आपको दिखा देते हैं। बेसिकली जो आपको मैंने बताया था कि जहाँ जहाँ भूकंप आए हैं तो हमको मालूम है कि वो स्रोत कहाँ पे हैं। फिर ये भूकंप आने के बाद जो तरंगे पास करती हैं तो उसकी भी जानकारी हमको है कि नीचे जो है अलग अलग डेप्थ पे क्या क्या संरचनात्मक पैरामीटर्स हैं। उसके बाद जो हमने बताया कि 3 तरह के फॉल्ट प्लेन होते हैं, जो कि रिवर्स है, नॉर्मल है या स्ट्राइक स्लिप है, तो वो जानकारी भी हमको मिल जाती है। और उसके बाद जितने भी भूकंप आए हैं उसकी सूची वो ले करके हम इसका जो मॉडलिंग या सिमुलेशन करके हम निकालते हैं। तो ये हमारा इनपुट पैरामीटर है। आपने देखा इसमें हमने वो फॉल्ट की दशा भी बताई है, जो पिंक और सफ़ेद कलर के जो बीच बॉल हैं ये हमको बताते हैं कि किस तरह का फॉल्ट है। ये अभी भारतीय उपमहाद्वीप के जो टेक्टोनिक मानचित्र बोलते हैं, जिसमें कि जो धरती के सतह का जो स्थिति है वो अलग अलग जगहों पे कैसी है, तो ये भी एक आकलन देता है कि नीचे की संरचना जो है वो कैसी हो सकती है। तो ये जब सारे पैरामीटर्स हमको डिफाइन करने होते हैं तो ये हम उसको, जैसे स्रोत क्षेत्र हमने बना लिया, एक हमने पहले ये 2003 में भी बनाया था, अभी इसको रिवाइज करके 2017 में भी बनाया है। तो ये सारे जो हम स्रोत क्षेत्र है उसको पहले आकलन करके, ये बेसिकली वो एक तरह का होमोजीनियस स्रोत क्षेत्र हो जाता है, जहाँ से कि सारे जो भूकंप की जो सूची है वो सबके लिए वही पैरामीटर कॉमन होता है। ये हमने बताया कि जो फॉल्ट पैरामीटर्स हैं वो किस तरह से दिखते हैं। तो ये हर जोन के या हर क्षेत्र के वो एक सिंगल फॉल्ट पैरामीटर होता है, जो कि सभी भूकंप के लिए निर्धारित। उसके बाद हम जो भूकंप की स्थिति है उसकी स्मूथिंग करते हैं। स्मूथिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर कोई छोटा अर्थक्वेक है 5 मैग्नीट्यूड का है या 7 मैग्नीट्यूड का है या 8 मैग्नीट्यूड का है, तो बेसिकली ये लॉगरिथमिक स्केल पे होता है। तो 7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक से 10 गुना बड़ा होता है। तो इसीलिए हम स्मूथिंग करके उस पॉइंट को छोटा या बड़ा करते हैं, जिससे कि पता चल सके कि ये मैग्नीट्यूड किस तरह से स्केल हो रहा है, किस तरह से बड़ा हो रहा है। उसके बाद हमको ये संरचनात्मक मॉडल देना होता है। तो हमारे पास उतनी अधिक जानकारी नहीं थी, लेकिन अभी हमने 2017 में जो इसको रिवाइज़ किया था उसमें हमने प्रत्येक 1 डिग्री बाई 1 डिग्री पे इस संरचना की निर्धारित करके उसको बताया था, जो कि मॉडलिंग में हर एक 1 डिग्री बाई 1 डिग्री पे जो संरचना है पृथ्वी के अंदर की वो अलग होती है। तो उसको इस्तेमाल करके हम बताने की कोशिश करते हैं कि अगर जो तरंगे आएंगी भूकंप के बाद वो कैसे सतह पे जाएंगे। अभी ये आपको हम फाइनल हज़ार्ड मैप या जोखिम मैप दिखाना चाह रहे हैं। ये बेसिकली एवरी 0.2 बाई 0.2 डिग्री पे जो अधिकतम गति इन टर्म्स ऑफ पीक एक्सेलरेशन या चरम त्वरण जिसको हम बोलते हैं, ये दिखाया गया है। तो इससे ये जो जब कोई भी उस जगह पे कोई
अगर बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहे या कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहे तो इस डेटा को यूज़ करके जो जोखिम का नक्शा हमने दिया है वो बना सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी परिस्थिति में उस जगह पे इससे ज़्यादा चरम त्वरण नहीं आ सकता या पीक एक्सेलरेशन नहीं आ सकता। अगर आप देखें तो ये भी जो जोनिंग मैप हमने शुरू में दिखाया था उसी के आधार पे बेसिकली जो नॉर्थ इंडिया या हिमालय या नॉर्थ ईस्ट इंडिया और उसके अलावा कच्छ वगैरह में बहुत ज़्यादा पीक एक्सेलरेशन है, जिसको जो कि 1G के भी ऊपर चला जाता है। तो ये एक नक्शा है जो कि हमने शुरू में बताया था कि क्या हम आकलन कर सकते हैं भूकंप के जोखिम का। तो हाँ, हम आकलन कर सकते हैं और ये हमने करके दिखाया है। इसी तरह से दो और नक्शे हैं जो पीक वेलोसिटी और पीक डिस्प्लेसमेंट के लिए है। तो ये देखिए, आपको ये पीक वेलोसिटी का नक्शा है और उसके बाद ये जो आगे का है वो पीक डिस्प्लेसमेंट का नक्शा है। तो ये जो फाइनल मैप जिसको हम लोगों ने तैयार करके पब्लिश भी कर दिया है, ये बेसिकली भूकंप के जोखिम का आकलन करना है। तो इस तरह से ये हमने आज कोशिश की आपको बताने की कि भूकंप कैसे आते हैं, क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं और कैसे हम जोखिम का आकलन कर सकते हैं। और इस पूरी प्रस्तुति में आपको अगर कुछ और भी प्रश्न हो तो आप हमको मेल कर सकते हैं और हम आपको अपना मेल आईडी भी बाद में दे देंगे। धन्यवाद।